हम लोग ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य हुए संघर्ष की बात करेंगे। इस संघर्ष के दौरान जो युद्ध हुए थे वो कर्नाटक में हुए थे, इसलिए उन्हें कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है। इस दौरान 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जिसे कहा जाता है वो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य हुआ। इस संघर्ष में जिन जिन लोगों के किरदार थे उसमें फ्रांसीसी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, कर्नाटक के नवाब है, हैदराबाद के निजाम है। उस समय का जो कर्नाटक था वो आज वाला कर्नाटक का क्षेत्र नहीं है। उस समय कोरोमंडल तट का जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी हिस्सा था, उसे कर्नाटक कहा जाता था। पूर्वी तट का जो कोरोमंडल वाला भाग है उसका जो पश्चिमी भाग था वो कर्नाटक कहलाता था, यानी मद्रास और पांडिचेरी के बीच का जो पश्चिमी भाग था वो कर्नाटक कहलाता था। हम लोग ब्रिटिश कंपनी के विषय में जान चुके हैं। फ्रांसीसी कंपनी के संबंध में थोड़ा सा परिचय कर लें। फ्रांसीसी कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ। उस समय फ्रांस के सम्राट लुई 14वें थे, उनके प्रधानमंत्री कोलबर्ट हुआ करते थे। उन्हीं के प्रयत्नों से फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ। इस कंपनी का नाम था इंड द ओरिएंटल। फ्रांसीसी कंपनी की भारत में पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित हुई, फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में। फ्रांसीसी कंपनी की दूसरी कोठी मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित हुई 1673 ईस्वी में। फ्रैंको मार्टिन और लिस्पिने ने बालकोंडीपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से एक स्थान प्राप्त किया और वहाँ पे जो बस्ती बसाई गई उसे पांडिचेरी कहा गया। यह फ्रांसीसियों की सबसे मुख्य बस्ती थी। 1674 ईस्वी में शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक स्थान दिया जहाँ फ्रांसीसियों ने 1690 से 92 के बीच एक बस्ती बसाई जिसे चंद्रनगर कहा गया। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति डावाडोल होने लगी। फिर 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ और इस समय कंपनी का नाम रखा गया इंडीज की चिरस्थायी कंपनी। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी ने जिन मुख्य स्थानों पर कोठियाँ स्थापित की उसमें प्रमुख है मॉरिशस, माहे, कारिकल। 1721 ईस्वी में मॉरिशस में फ्रांसीसी कोठी स्थापित हुई, 1725 में माहे में और 1739 में कारिकल में। तो ये फ्रांसीसी कंपनी की प्रमुख कोठियाँ हैं। अब निजाम और नवाब के विषय में थोड़ा सा जान लिया जाए। ये निजाम और हैदराबाद के जो निजाम है और कर्नाटक के जो नवाब है, ये दोनों लोग मुगल आधिपत्य में हैं। कर्नाटक हैदराबाद के अधीन है और हैदराबाद मुगलों के अधीन है। जब सैयद बंधुओं का काल था मुगल दरबार में, जब उनका प्रमुख स्थान था, तब दक्षिण का सूबेदार निजामुल मुल्क को बनाया गया था। चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क कहा जाता था। निजामुल मुल्क का प्रारंभिक नाम चिनकिलिच खां था। तो चिनकिलिच खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। सैयद बंधुओं के पतन के पश्चात जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह उस समय, उन्होंने निजामुल मुल्क को अपना वजीर बना लिया 1722 ईस्वी में। दरअसल निजामुल मुल्क एक वरिष्ठ मनसबदार थे, योग्य थे, इसलिए मोहम्मद शाह ने उन्हें अपना वजीर बनाया। लेकिन उस समय दरबार में बहुत गुटबाजी थी। तुरानी दल अलग है, ईरानी दल अलग है। जो मनसबदार हैं वो इन गुटों में बटे हुए थे और निजामुल मुल्क गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। दरबार में उस समय गंभीरता का माहौल नहीं रहता था। निजामुल मुल्क के लोग हंसी उड़ाते थे। इन स्थितियों से खिन्न होकर निजामुल मुल्क दक्षिण जाने का मन बना लिए। शिकार करने के बहाने वो दक्षिण निकल गए 1723 ईस्वी में। जब मोहम्मद शाह को ये बात पता लगी कि मेरा कोई मंत्री दरबार से ऐसे चला गया है, तब उन्होंने जो दक्षिण के उस समय उप निजाम थे मुबारिज खां, उनको संदेश भिजवाया कि निजाम को जीवित या मृत मेरे सामने प्रस्तुत करो। लेकिन मुबारिज खां इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो निजाम को पराजित कर सकें। निजाम ने शुकरखेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को पराजित किया और दक्षिण का सूबेदार बन गए, यानी हैदराबाद के निजाम बन गए। यहाँ शहादत उल्ला खां उस समय शासक थे। इन्होंने दोस्त अली, अपने पुत्र दोस्त अली को इनसे बिना पूछे, क्योंकि ये इनके अधीन है, कर्नाटक हैदराबाद की निजामत के अधीन था,
तो उससे अगर कोई कर्नाटक को कोई उत्तराधिकारी नामित करना है तो उसमें हैदराबाद के निजामत की अनुमति आवश्यक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अनुमति नहीं ली। अब अनुमति नहीं लेकर क्या दर्शाना चाहते हैं कि हम आपसे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जैसे यहाँ जब निजामुल मुल्क हैदराबाद आ गए तो एक तरह से वो मुगलों से अपनी स्वतंत्र स्थिति बना लिए। अब मोहम्मद शाह को ये लगा कि लोग क्या कहेंगे कि मेरा कोई मंत्री दरबार छोड़कर चला गया, विद्रोही हो गया। इस स्थिति से बचने के लिए मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क की स्थिति को स्वीकार कर लिया और उन्हें आसफ जाह की उपाधि दे दी। अब यहाँ पर शहादतुल्लाह खान ने क्या किया कि अपने पुत्र दोस्त अली को उत्तराधिकारी अपना बना दिया। दोस्त अली यहाँ शासक बन गया। यानी अब नवाब भी हैदराबाद से अपने को स्वतंत्र देखना चाहता है और ये मुगलों से अपने को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। 1741 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और दोस्त अली को मार डाला तथा इनके जो दामाद थे चंदा साहिब उनको बंदी बना लिया और लेकर अपने साथ चले गए। इसी बीच यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रिया में मारिया थेरेसा उत्तराधिकारी नामित की गई थी, लेकिन उनके चाचा की 2 पुत्रियां थी, वो बावेरिया और सैक्सनिया में उनका विवाह हुआ था। तो वो लोग भी अब उत्तराधिकार का दावा करने लगे थे, इसलिए यह युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया और फ्रांस ने परसाव सैक्सनिया का पक्ष लिया। यानी यह उत्तराधिकार का युद्ध अब ब्रिटेन और फ्रांस का युद्ध बन गया। अब यूरोप में युद्ध हो रहा है, उसकी छाया यहाँ न पड़े भारत में, क्योंकि भारत में दोनों देशों की कंपनियां हैं। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी के जो पांडिचेरी के जो गवर्नर थे डुप्ले, वो सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम लोग आपस में संघर्ष न करें, लेकिन ब्रिटिश कंपनी कोई इसमें रुचि नहीं ले रही थी। अंततः यहाँ भी युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया 1746 से। ब्रिटिश कंपनी ने इसकी शुरुआत की। बार्नट के नेतृत्व में एक जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लिया। चूँकि ये दोनों लोग इनके कर्नाटक के नवाब के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो कर्नाटक के नवाब की अनुमति के बगैर अगर ये आपस में युद्ध करते हैं, एक दूसरे को से संघर्ष करते हैं, तो यह परंपरा और विधि के विरुद्ध है, क्योंकि देश में इससे अशांति फैलेगी। कर्नाटक का नवाब इसे रोकेगा, उसकी जिम्मेदारी है इसे रोकना। तो डुप्ले ने अनवारुद्दीन, दरअसल यहाँ दोस्त मोहम्मद का निधन हो गया था, मराठों ने आक्रमण किया, दोस्त मोहम्मद मारे गए, चंदा साहब को लेकर अपने साथ चले गए, यहाँ की गद्दी खाली हो गई। अब निजामुल मुल्क ने यहाँ पर अपने एक निकट संबंधी अनवारुद्दीन को नवाब बना दिया। तो डुप्ले ने अनवारुद्दीन से यह दरख्वास्त की कि मेरे जहाज़ ब्रिटिश लोगों ने पकड़ लिए हैं, उसे छुड़वा दीजिए। अनवारुद्दीन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब अब डुप्ले को स्वयं प्रयत्न करके छुड़वाना था। उसके पास सेना कम थी। उसने मॉरिशस के जो गवर्नर थे बार्डे ने, उनसे दरख्वास्त की, सहायता की। वो एक जलबेड़े के साथ आया और उसने मद्रास पर अधिकार कर लिया। जो ब्रिटिश कंपनी का क्षेत्र था मद्रास, उस पर अधिकार कर लिया। मान लीजिए ये कलकत्ता है, ये मद्रास है, ये पांडिचेरी है, ये सेंट डेविड का किला यहाँ था, यहाँ पे अंग्रेज थे, यहाँ पे फ्रांसीसी हैं, यहाँ पे अंग्रेज हैं, यहाँ पर भी अंग्रेज हैं। तो बार्डोने ने क्या किया, मद्रास पर अधिकार कर लिया। लेकिन वह कुछ धन लेकर मद्रास को पुनः ब्रिटिश कंपनी को सौंप देना चाहता था। सौंप के चला गया, लेकिन डुप्ले इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया। उसने पुनः मद्रास पर अधिकार कर लिया। जब मद्रास का घेरा डाला गया था, तभी जो है ब्रिटिश कंपनी अब अनवारुद्दीन के पास आती है कि ऐसा है कि फ्रांसीसी मद्रास को जीतना चाह रहे हैं, जीत रहे हैं, आप उनसे हमारी रक्षा कीजिए। तब अनवारुद्दीन ने डुप्ले को संदेश भेजा कि मद्रास को मत जीतो, छोड़ दो उसे। लेकिन डुप्ले ने कहा कि ऐसा है साहब कि मद्रास को हम आप ही के लिए जीत रहे हैं, जीत के आप ही को देंगे, हमें इसे क्या लेना देना है। लेकिन कोई भी राजनीतिज्ञ इस बात पर विश्वास नहीं करेगा।
अनवारुद्दीन ने भी नहीं किया विश्वास और फ्रांसीसियों के विरुद्ध एक सेना भेज दी। महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की एक सेना फ्रांसीसियों के विरुद्ध भेजी गई। अडयार नदी के किनारे सेंट टोमे नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। उधर फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज कर रहा था। उसके पास मात्र 930 सैनिक थे। 230 फ्रांसीसी सैनिक थे और 700 भारतीय सैनिक थे। एक तरफ 930 सैनिक है, एक तरफ 10,000 सैनिक है, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ? महफूज खां की सेना पराजित हुई, अनवरुद्दीन की सेना पराजित हुई। इस युद्ध ने कई बातें बताई। ये बताया कि कोई भी अनुशासित यूरोपीय सेना बड़ी से बड़ी भारतीय सेना को पराजित कर सकती है। पहली बार किसी यूरोपीय कंपनी की सेना ने किसी भारतीय शासक की सेना को हराया था। तो यह युद्ध ढेर सारा संदेश दे रहा था। खैर, सेंट टोमे का युद्ध 1748 में हुआ और उसमें अनवारुद्दीन की सेना जो महफूज खां के नेतृत्व में भेजी गई थी पराजित हो गई। उधर 1748 में यूरोप में एला सापल की संधि हुई और उस संधि के तहत शांति स्थापित हो गई वहाँ भी और भारत में भी। उसमें यह कहा गया कि फ्रांसीसी मद्रास ब्रिटिश कंपनी को सौंप दें। दोनों लोग अपने अपने स्थानों पर जो जहाँ था वहाँ चला आया। तो इस प्रकार कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन 1749 में ही कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि बन गई। हुआ यूँ कि जो निजाम है, निजामुल मुल्क, 1748 में इनका निधन हो गया। अब यहाँ इनके पुत्र हैं नासिर जंग, वो इनके उत्तराधिकारी बने, यानी निजाम नासिर जंग बने। लेकिन इनके दामाद के पुत्र जो थे मुजफ्फर जंग, वो भी उत्तराधिकार का दावा कर रहे हैं। नासिर जंग तो निजाम बन गए, लेकिन एक और दावेदारी है किसकी? मुजफ्फर जंग की। यहाँ क्या है, नवाब, कर्नाटक के जो नवाब है अनवारुद्दीन, यहाँ नवाब है। लेकिन इसी समय मराठों ने क्या किया कि चंदा साहब को मुक्त कर दिया। अब चंदा साहब भी आ गए कर्नाटक, वो भी नवाबी की दावेदारी कर रहे हैं। अनवारुद्दीन यहाँ है ही। अब दुपले को ये लगा कि अगर हम इधर चंदा साहब की सहायता करें और यहाँ मुजफ्फर जंग की सहायता करके इन लोगों को अगर सत्ता दिला दें, तब तो हमारी चांदी ही चांदी है, क्योंकि तब हमारे साथ कर्नाटक भी रहेगा, निजाम भी रहेंगे, ढेर सारा लाभ मुझे मिलेगा, ढेर सारी रियायतें मिलेंगी और ब्रिटिश कंपनी को हम नीचा दिखा देंगे। इसी उद्देश्य से उसने मुजफ्फर जंग को उधर हैदराबाद में समर्थन किया और यहाँ कर्नाटक में उसने चंदा साहब का समर्थन किया। एक युद्ध में दोनों लोग मिलकर अंबुर के युद्ध में 1749 अंबुर का युद्ध हुआ और उस अंबुर के युद्ध में फ्रांसीसी चंदा साहब मुजफ्फर जंग ने मिलकर अनवारुद्दीन को मार डाला। अनवारुद्दीन पराजित हुआ, मारा गया। अनवारुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, वो भाग कर जाकर तिरुचिन्नापल्ली के किले में शरण लिया। तो यहाँ अब चंदा साहब बन गया शासक, कर्नाटक पर तब अधिकार हो गया। फ्रांसीसियों की सहायता से चंदा साहब नवाब बन गए। अब बच गया हैदराबाद। अब जब नासिर जंग को ये पता लगा कि कर्नाटक में ऐसा ऐसा हुआ है, तब वो अपनी एक सेना लेकर चला और यहाँ उसने फ्रांसीसियों को और चंदा साहब की सेना को पराजित किया। लेकिन उसी समय उसकी सेना में विद्रोह हुआ और नासिर जंग 1750 में मारा गया। 1749 में अनवारुद्दीन मारे गए अंबुर के युद्ध में और 1750 में नासिर जंग मारा गया। अब यहाँ भी गद्दी खाली हो गई। फ्रांसीसियों का मौका है, मुजफ्फर जंग की सहायता कर रहे हैं वो, यहाँ वो मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिए। लेकिन 1751 में ही एक अफगान ने मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। और मुजफ्फर जंग को जब हैदराबाद भेजा गया, तब बुस्सी को एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। बुस्सी हैदराबाद में रहता था, एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी इनकी सुरक्षा में रहती थी। लेकिन 1751 में मुजफ्फर जंग मारे गए। बुस्सी ने क्या किया कि उसी समय तुरंत सलावत जंग, या उनका कहीं कहीं नाम सलार जंग भी मिलता है, सलार जंग को उसने निजाम बना दिया। यानी यहाँ दोनों जगह फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया, कर्नाटक में भी
और हैदराबाद में भी। इस समय फ्रांसीसी कंपनी अपनी चरम पे थी, लेकिन यह अधिकार जब हो गया उसके बाद अब डुप्ले ने कहा कि अब तिरुचिनापल्ली में मोहम्मद अली छुपा हुआ है, उसको जाओ पकड़ो। चंदा साहब को भेजा गया वहाँ फ्रांसीसी और चंदा साहब की सेना तिरुचिनापल्ली को घेर ली। ब्रिटिश सेना ने देखा कि यहाँ भी स्थिति अब गड़बड़ हो रही है। तब उसी समय एक क्लर्क था ब्रिटिश कंपनी में, क्लाइव, उसने एक सुझाव दिया कि क्यों ना कर्नाटक की जो राजधानी अर्काट है उसको घेर लिया जाए। तो उससे क्या होगा कि चंदा साहब का ध्यान बढ़ जाएगा, वो अपनी राजधानी बचाने में लगेगा। यहाँ से कोई सेना राजधानी बचाने के लिए भेजेगा और हम लोग तब तिरुचिनापल्ली को मुक्त करा लेंगे। यही किया भी गया। क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। मराठा कुछ सरदार थे, उनको साथ लेकर क्लाइव जो है अर्काट का घेरा डाला। इधर तिरुचिनापल्ली से कुछ सेना चंदा साहब ने अर्काट को बचाने में भेजी। तभी जो है लॉरेंस ने तिरुचिनापल्ली को, ब्रिटिश सेना नायक लॉरेंस ने तिरुचिनापल्ली को बचा लिया। मोहम्मद अली वहाँ से भाग गया। उसी समय तंजौर के शासक ने क्या किया कि चंदा साहब की हत्या कर दी। अब अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को ले जाके कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब यहाँ पर अंग्रेजों के समर्थन से मोहम्मद अली कर्नाटक में नवाब बने हुए हैं और यहाँ पर सलावर जंग या सलार जंग फ्रांसीसियों की मदद से निजाम बने हुए हैं। यहाँ बुस्सी है एक फ्रांसीसी टुकड़ी के साथ। इसी बीच 1754 ईस्वी में अब दरअसल फ्रांसीसी कंपनी अब हार रही है। तब और ब्रिटिश अधिकारी जो है फ्रांसीसी अधिकारियों को ये बता रहे हैं कि आपके जो सेनानायक हैं, आपके जो गवर्नर हैं, उनके कारण भारत में संघर्ष हो रहा है। फ्रांसीसी सरकार बिना वस्तुस्थिति को जाने ही डुप्ले को वापस बुला ली और उसकी जगह गोडुहे को गवर्नर बनाकर भेज दिया गया 1754 ईस्वी में। गोडुहे उतना योग्य नहीं था। डुप्ले पे विश्वास करना चाहिए था कुछ दिनों, क्योंकि डुप्ले बहुत ही जल्दी पाशा पलट भी देता। लेकिन गोडुहे आ गए। गोडुहे अयोग्य थे। किसी तरह से 1 साल तक युद्ध खिंचता रहा। 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हो गई और पांडिचेरी की संधि से जिसको जो स्थान जिसका लिया था उसको लौटा दिया। सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। यहाँ पर बुस्सी को हैदराबाद में बने रहने दिया गया, यानी फ्रांसीसियों का आधिपत्य भी, फ्रांसीसियों का वर्चस्व भी हैदराबाद में है। इस प्रकार कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। दरअसल यूरोप की अपने कुछ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी और उधर ब्रिटेन और फ्रांस का अमेरिका में संघर्ष था। इसी को लेकर यह सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ और इसकी छाया भारत में भी पड़ी। दोनों कंपनियां एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करने लगी। 1758 में फ्रांसीसी कंपनी ने काउंट डी लाले को सैन्य और असैन्य अधिकार सौंपकर भारत भेजा। वह थोड़ा सा उग्र था, अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं करता था। वह मानता था कि अधिकांश अधिकारी जो है कामचोर हैं, भ्रष्ट हैं। और एक जल सेना नायक को भी भेजा गया, डयास को, फ्रांस की ओर से। उसने क्या किया कि काउंट डे लाले आया और फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। मद्रास का घेरा डाला, लेकिन मद्रास को नहीं जीत पाया। तंजौर का घेरा डाला, उसको भी नहीं जीत पाया। इधर जो है ब्रिटिश जल सेना नायक पोकाक जो था, उसने फ्रांसीसी जल सेना नायक डयास को 3 बार पराजित किया और 3 बार पराजित होने के बाद डयास समुद्र छोड़कर भाग गया, भारतीय क्षेत्र छोड़कर भाग गया। अब काउंट डी लाले करें क्या? इसी समय आयरकुट ने 1760 में मांडीवास के युद्ध में काउंट डी लाले को बुरी तरह पराजित किया। उसके बाद 1761 में आगे बढ़ के उसने पांडिचेरी पर भी अधिकार कर लिया, यानी फ्रांसीसी अधिकांश बस्तियों पर ब्रिटिश कंपनी ने अधिकार कर लिया। 1757 में चंद्रनगर को क्लाइव ने पहले ही ले चुका था, 1757 में ही।
तो इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी के अधिकांश फ्रांसीसी कंपनी के अधिकांश क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। फिर यूरोप का जो सप्तवर्षीय युद्ध है वो समाप्त हुआ, पेरिस की संधि हुई और उस संधि में ये कहा गया कि मद्रास पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार रहेगा, पांडिचेरी फ्रांसीसियों को सौंप दिया जाए, अन्य बस्तियां जो पांडिचेरियों की ली गई थी वो सौंप दी जाए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि पांडिचेरी उसकी किलाबंदी नहीं करेंगे, यानी फ्रांसीसी उसकी किलेबंदी नहीं करेंगे, यानी फ्रांसीसी अब सिर्फ व्यापार करेंगे, अब सिर्फ एक व्यापारी बन के रह गए। कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। इन तीनों युद्धों से एक बात स्पष्ट हो गई कि जिसके पास जल शक्ति है, जल बेड़ा जिसका मजबूत है, उसी की विजय होगी। दरअसल प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी स्थल पर भी अच्छी स्थिति में है, जल में भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद उनकी जल में स्थिति गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हुआ उससे फ्रांसीसी जल बेड़े का बड़ा नुकसान हुआ। और यहाँ क्या है, ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन की स्थिति क्या है, क्यों फ्रांसीसी हारे, क्यों ब्रिटिश जीते, तो उसके कई कारण हैं। एक कारण, जो विभिन्न कारण है उसमें से एक कारण यह है कि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी के संचालन में बहुत सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी के संचालन में सरकार का हस्तक्षेप था। तो निर्णय यहाँ रह के जल्दी निर्णय नहीं लिए जा सकते थे फ्रांसीसी गवर्नरों द्वारा। ब्रिटिश कंपनी के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। ब्रिटिश कंपनी के पास धन की आवक ज़्यादा थी, क्योंकि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, बंगाल पर एक तरह से उनका अधिकार होने वाला था, और यहाँ से कलकत्ता से पांडिचेरी, मद्रास, कलकत्ता से मद्रास की ये जो लाइन थी, ये रसद, पानी, सेना, ये सब के लिए खुली हुई थी, और जलबेड़ा इनका मजबूत था। फ्रांसीसी जलबेड़ा कमज़ोर हो चुका था, तो जलबेड़ा मजबूत था, तो ये ब्रिटेन से भी इनकी लाइन खुली हुई थी, यहाँ से भी सहायता आ जाती थी। तो इस प्रकार दूसरी बात की कुछ डुप्ले की कमियां थीं। डुप्ले की कमियां ये थी कि वो अपने अधिकारियों को, फ्रांस में अपने अधिकारियों को वह कंपनी की वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करा पाया, युद्धों में संलग्न हो गया, जिससे कि व्यापार पर प्रभाव पड़ा, धन की आपूर्ति कम हो गई। दूसरा कि जो ये जो भेजा गया था उन्हें काउंट डिलाली को, वो जो है उग्र स्वभाव के हैं, उनका अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। तो ये सारे कारण रहे जिससे फ्रांसीसी कंपनी पराजित हुई। फ्रांसीसी कंपनी के पराजय के संदर्भ में लोगों ने, विद्वानों ने जो बातें कही हैं उसमें मेरियट कहते हैं कि डुप्ले मद्रास में जिस चाबी को खोज रहा था, उस चाबी को क्लाइव ने कलकत्ता में खोज लिया, बंगाल में खोज लिया। यानी भारत पर अधिकार करने की जो चाबी डुप्ले मद्रास में खोज रहा था, उसको क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया। यानी बंगाल की जो विजय अंग्रेजों ने की, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत की जो विजय की, क्योंकि बंगाल एक धनी प्रांत था, वहाँ से व्यापार में भी वृद्धि हुई और उससे वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, सेना की भी संख्या बढ़ी, तो वो चाबी उसने, क्लाइव ने वहाँ खोज ली। डुप्ले के विषय में जी.बी. मालेसन उसकी तुलना नेपोलियन से करते हैं। ये भी कहते हैं कि 2 वर्ष तक और डुप्ले रह गया होता तो बंगाल का जो धन ब्रिटिश झोली में गया, वो संभवतः फ्रांसीसी झोली में गया होता। खैर, जिसकी भी झोली में गया होता, हमारे आपके लिए तो वो बुरा ही होता। फिर स्मिथ कहते हैं कि डुप्ले या बुशी अलग अलग या दोनों मिलकर भी ब्रिटिश को पराजित नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश कंपनी को पराजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके पास जल शक्ति थी, उसका मजबूत जलबेड़ा था, और दूसरा गंगा घाटी की वित्तीय सहायता थी उसके पास। यानी बंगाल पे जो अधिकार था वो उसके पास था, इसलिए इसे
पराजित करना संभव नहीं था। तो ये कर्नाटक युद्ध है। फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई हुई। वर्चस्व की लड़ाई क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि दोनों व्यापारिक एकाधिकार चाहते थे। और इस व्यापारिक एकाधिकार क्यों चाहते थे? इसको इसलिए चाहते थे क्योंकि मान लीजिए कोई एक अगर बाजार में एक ही व्यापारी है तो वो जितने में चाहेगा उतने में किसी वस्तु को खरीदेगा, सामान को खरीदेगा, जितने में चाहेगा उतने में बेचेगा। क्योंकि एक ही खरीदने वाला है तो आप वो जितने में कहेगा उतने में ही देंगे। 2, 3, 4 लोग अगर होंगे तो मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत एक व्यक्ति 100 रुपया लगाता है, दूसरा उसे 105, तीसरा 110, तो 110 को बेचने वाला तो 110 को देगा। लेकिन अगर एक ही है, वो अगर 100 लगाता है तो आपको देना है तो उतने में देना होगा। तो ये एकाधिकार। दूसरा, इस तरह के एकाधिकार का लाभ कब मिल सकता था? जब भारतीय शासकों पर भी अपना नियंत्रण हो, क्योंकि उनकी तरफ से ढेर सारे क्षेत्र मिल जाते हैं आपको, ढेर सारी बस्तियां आपको, ढेर सारी कोठियां स्थापित करने को मिल जाती, उनके आंतरिक क्षेत्रों में भी आपका व्यापार होता। तो इसलिए दोनों कंपनियां अपना एकाधिकार चाहती थी और इस एकाधिकार को स्थापित करने के संदर्भ में ये आपस में युद्धों में उलझ गई और इसमें अंततः ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई और ब्रिटिश कंपनी ने आगे चलकर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया।